नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नया सेशन चालू करेंगे इंग्लिश का। जो वॉइसेस पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, जैसे कि 11th में, 12 में, मैट्रिक में। इस सब में बहुत वॉइस की प्रायोरिटी होती है खासकर, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी होती है। लेकिन यह जो वीडियो हम बना रहे हैं खासकर 12 के लिए बना रहे हैं कि 12 का स्टूडेंट जो वॉइस आता है वह क्वेश्चन उससे न छूटे। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे उस सेंट्रल बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे झारखंड का, जितने भी बोर्ड हैं हमारे हिंदुस्तान में, सबके लिए वो सब कोई देख सकता है इसको। और खासकर कोई चाहे कंपटीशन वाला वो भी देख सकता है, क्योंकि वॉइस कभी चेंज नहीं होता है। वह आप मैट्रिक में पढ़े चाहे कंपटीशन में पढ़े, वॉइस तो वॉइस ही है, वहाँ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। इसीलिए इस वॉइस को पढ़ने के लिए आप लोगों को जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसके अंदर जो मूलभूत चीज़ें आती हैं, जब तक यह आप नहीं समझ पाते हैं, आपको समझ नहीं सकते हैं, और चीज़ आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वॉइस को समझने से पहले आप क्या वर्ब को पहचान पाते हैं, क्या आप सब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, क्या आप ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं। अगर आप यह तीनों को नहीं पहचान पाते तो आपसे ना ही सेंटेंस पहचान सकते हैं, ना ही वॉइस बन सकती है। इसीलिए वॉइस को समझने से पहले आपको यह जानकारियाँ होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आते हैं हम लोग वॉइस। वॉइस को पढ़ने से पहले हम लोग तीन चीज़ को बहुत गहनता से समझेंगे कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। अगर यह तीनों अगर हम समझ जाते हैं तो इजीली हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि यह एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, चलते हैं हम लोग समझने। कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर लिखें कि अमन अमन ईट्स अ मैंगो। अमन आम खाता है, अमन आम खाता है। अगर कोई सिंपल सेंटेंस हम लिख दें ऐसे कि अमन आम खाता है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और वर्ब कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इंग्लिश इंग्लिश वॉइस को या कोई भी चीज़ को वॉइस ग्रामर को समझने के लिए, कि हम लोग यह समझे पहले कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचान पाते हैं। तो आते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसको बहुत सारे लोग घुमा घुमा के बोलते हैं, तो मैं घुमाना नहीं चाहता, तो मैं एग्जैक्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह आप डायरेक्ट पहचान पाए। तो इसमें पहचानने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं, वर्ब को। पहले हम वर्ब को समझते हैं। तो वर्ब जनरली क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ब में V1, V2 और V3 के रूप में हम लोग देखते हैं, वो वर्ब होता है। जैसे किसी क्रिया हिंदी ग्रामर में मिलता है, हम लोग को बहुत सारी छोटी छोटी बुकें होती है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जिस क्रिया के अंत में ना जुटा हो उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग यह चीज़ तो पहले से जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि किसी क्रियापद में ना व जुटा हो तो वह जनरली छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि वह वर्ब होता है। लेकिन आप वैसे ना समझें। किसी क्रिया को या अर्थात वर्ब को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसका क्या V1, V2 और V3 बना पाते हैं। अगर V1, V2, V3 बना पाते हैं तो समझिए वो वर्ब है। क्लियर? तो ऐसे हम उसको वर्ब बोलते हैं। और सब इंग्लिश ग्रामर के बुक में लिखा रहता है कि एक्शन एक्शन जो हो, जो कुछ एक्शन करे, काम करे, वह हमारा वर्ब होता है। एक्शन जैसे मान लीजिए दौड़ना, तो वह एक क्रिया हुआ। चलना वह कोई एक क्रिया हुआ। बोलना वह एक क्रिया हुआ। तो उसके रूप में हम लोग वर्ब के रूप में उसको पहचानते हैं। आगे आते हैं, अब हमको सब्जेक्ट को पहचानना है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट जो होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग, ठीक है, उसको पहचानने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को जनरली हम लोग डूअर के रूप में बोलते हैं कि यह एक डूअर होता है, अर्थात काम करने वालों को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, काम करने वाला को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे ग्रामेरियन बोलते हैं कि वर्ब से तुम पूछो, ठीक है, वर्ब से पूछो कि आम कौन खाता, अर्थात हु लगाकर पूछो, हु लगाकर पूछो। ठीक है, वर्ब से
हु का जवाब जो होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम वर्ब से पूछें कि इट्स, ठीक है, क्या खाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कौन खा रहा है, सॉरी कौन खा रहा है, तो अमन खा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यह पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वर्ब से ही पूछे हम हु लगा के, तो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, अर्थात डूअर हो जाता है। डूअर का मतलब क्या है, बहुत सारी बुकों में बहुत सारे टीचर लोग भी बताते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंट्रलाइज एरिया होता है, अर्थात सेंटर में रहना पसंद करता है। जैसे यहाँ क्या है, आम आम अमन खा रहा है, अर्थात सेंटर में है, उस सेंट्रल आइडिया को बताता है। सब्जेक्ट क्या बताता है, सेंट्रल आइडिया को बताता है, तो हम उसको भी वर्ब बोलते, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें यही पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस चीज़ों को, छोटी छोटी किताबों को आप अवॉइड करें, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, वो शॉर्टेस्ट तरीका है और आप कभी भी गलती ना करेंगे। तो सीधे हम क्या करेंगे, वर्ब से हु का जवाब पूछेंगे, हु का जवाब पूछेंगे तो हु का जो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अर्थात अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा दो क्लियर हो गया, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और हम इसके बाद ऑब्जेक्ट समझेंगे। ऑब्जेक्ट समझने के लिए भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि वर्ब से ही व्हाट या whom का हम जवाब मांगेंगे। ठीक है, वर्ब से व्हाट या whom का जो जवाब होगा वह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और फिर हम वर्ब से पूछेंगे कि अमन इट्स व्हाट, अमन इट्स व्हाट, अमन क्या खाता है, अमन इट्स व्हाट, अमन क्या खाता है, तो क्या जवाब निकला, आम खाता है, तो यह हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कितना सिंपल है। फिर हम जवाब पूछेंगे व्हाट या whom लगा के, हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट या whom लगा के, जो उसका जवाब निकलेगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अमन इट्स व्हाट, अमन क्या खाता है, तो आम खाता है, आम खाता है, अर्थात यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात आप लोगों को खोल रही होगी कि व्हाट्स तो ठीक है, एक whom का एग्जांपल दीजिए, तो whom किस लिए और व्हाट किस लिए, तो whom जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और व्हाट जो होता है थिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे क्या है, मैंगो तो कोई इसमें जान पहचान तो होती नहीं, इसीलिए हम लोग क्या ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, इसको क्या कब बोलते हैं, ये हमारा लिविंग थिंग्स तो है नहीं, तो लिविंग थिंग्स नहीं है तो वहां हम लोग व्हाट का जवाब मांगते हैं। और क्या है, जब हमारा लिविंग थिंग्स नहीं है तो हम लोग व्हाट से जवाब मांगते हैं, और लिविंग थिंग्स है तो whom का जवाब मांगते हैं। इस पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर यह चीज समझ गए तो आप लोग को वॉइस समझना बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें whom का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल हम लें, सुजीत लव्स गीता, सुजीत लव्स गीता। अब फिर हम पूछेंगे वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो फिर आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ब से पूछेंगे हु लगाकर, लव प्रेम कौन करता है, तो सुजीत करता है, तो सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, वर्ब पहचाना तो बता ही दिए हैं, जिसमें V1 V2 V3 के रूप में रहता है वो वर्ब होता है, तो यह हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर अब इसमें हम व्हाट या whom का जवाब पूछते हैं ऑब्जेक्ट समझने के लिए। तो यहाँ हम व्हाट पूछेंगे, व्हाट लव, तो यह एक इररिलेवेंट नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, यह एक इररिलेवेंट समझ, मतलब एक उटपटांग समझ में आ रहा है, वही whom लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लव्स whom, कौन प्रेम करता है, तो यह किससे प्रेम किया जाता है, सॉरी किससे प्रेम किया जाता है, तो गीता को, तो यह ऑब्जेक्ट हो गई। अर्थात यह लिविंग थिंग्स है, गीता एक लड़की है जिसमें जान प्राण है, तो वह किसी कोई व्यक्ति उसे प्रेम करेगा तो स्वाभाविक है वो एक लिविंग थिंग्स होगा ना। इसीलिए whom का प्रयोग जब भी हम जवाब मांगेंगे वर्ब से whom का, तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस पे आप लोग को समझना है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सचिन टीचेज इंग्लिश, सचिन टीच इंग्लिश। और फिर हम वर्ब को पहचानेंगे, तो वर्ब में ऐसा यस लगा है, अर्थात V1 या V5 के रूप में है, V3 के रूप में भी हो सकता है, V4 के रूप में भी हो सकता है। तो
यह इसमें फिर तो हम सवाल पूछेंगे, हु टीच हु, कौन पढ़ाता है, तो सचिन पढ़ाता है, तो सचिन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सिंपल है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है आप लोग वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का। इसीलिए यह क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर हम वर्ब से क्या करेंगे, वाट या हुम का रिप्लाई पूछेंगे। तो वाट या हुम का रिप्लाई पूछेंगे तो जो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पूछेंगे सचिन व्हाट्स टीच, सचिन व्हाट्स टीच, सचिन क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर इसको बार बार वीडियो देखिएगा, तब जाके यह क्लियर समझ में आएगा। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग देखकर छोड़ दीजिएगा तो यह कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, लास्ट शुरू से लेकर और लास्ट तक। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग। और वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को तो हम लोग पहचान लिए। अब आते हैं वॉइस पे। वॉइस पे हम लोग कैसे, वॉइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसमें वॉइस में हमारा दो कैटेगरी में बढ़ता है। एक कैटेगरी हमारा एक्टिव वॉइस होता है, एक कैटेगरी हम एक्टिव वॉइस होता है, और एक होता है पैसिव वॉइस होता है। पैसिव, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव जो होता है, इसमें एक्टिव वॉइस में जो होता है, इसमें सब जो सब्जेक्ट होता है वह सेंटर में रहता है। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह सेंटर में रहता है, अर्थात सब्जेक्ट की प्रधानता इसमें ज्यादा होती है। और पैसिव वॉइस में जो है वह उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता ज्यादा होती है। इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिए। एक्टिव वॉइस का अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट इज मोर देन, सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसे हम लोग लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यह जो एक्टिव वॉइस जो होता है, इसमें जो होता है सब्जेक्ट जो है वह वर्क डन से, इसको डन लिख लीजिए, वर्क डन से क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पैसिव जो होता है, पैसिव को अगर डिफाइन करें हम, पैसिव को अगर हम डिफाइन करें तो यह जो होगा वर्क डन इज more important than subject। ठीक है, जो पैसिव जो होता है वह वर्क डन जो होता है वह सब्जेक्ट से क्या होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका, या तो मैंने परिभाषा बता दिया आप लोगों को, लेकिन इस एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए हम लोग एक और विधि को समझेंगे। यह तो हमारा क्या है, समझने का तरीका क्लियर हो गया कि यह हमारी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं एक्टिव और पैसिव पहचानने का बेस्ट तरीका, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो हम लोग जानेंगे एक आगे चीज, एक बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म में हमारी अलग अलग कैटेगरी बटी रहती है, जैसे इज, एम, आर और बी, फिर वाज, वर, और एक होती है जो बीन होती है। ठीक है, ये हमारी बी की फॉर्म होती है। तो एक्चुअल ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ एक्टिव वॉइस में तो हमारा सिंपल सेंटेंस आएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बी की फॉर्म प्लस V3 आएगी। क्या आएगी, बी की फॉर्म प्लस V3। और बी की फॉर्म में क्या है, इसमें से कोई भी आ सकती है। बी की फॉर्म में क्या है, इज, एम, आर, बी,
वाज वर बीन भी आ सकती है। अब आते हैं हम लोग कैसे समझेंगे कि यह एक्टिव में है या पैसिव में है, तो उसको हम लोग समझने के लिए एक अलग तरीका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखते हैं अमन टॉट इंग्लिश। अमन क्या पढ़ाता है? अमन इंग्लिश पढ़ाया है। अमन टॉट इंग्लिश। अब इसको हमको पहचानना है कि यह क्या है, एक्टिव में है कि पैसिव में है। ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा। तो मैंने क्या बताया अभी कि बी की फॉर्म जो भी है, इज, एम, आर या बी, फिर वाज या वर या बीन, इसमें से कोई भी अगर आता है, अगर इसमें से कोई आता है उसके बाद अगर भी3 लगता है तो यह हमारा किस में चला जाता है? पैसिव में चला जाता है। इसको ही ध्यान रखना है। अगर यह पहचान गए तो इजीली पहचान सकते हैं आप। तो मैंने अभी जस्ट बताया भी था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसको पहचानने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वह उसका जो डूअर होता है, अर्थात जो सब्जेक्ट होता है। डूअर का मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है उसकी प्रधानता होती है। इसमें अमन है, अमन टॉट इंग्लिश, अर्थात अमन क्या है? अमन एक डूअर है जो करने वाला है। और इसके बाद हमारा कोई भी इसमें बी के बाद हमारा भी3 नहीं आया है, इसका मतलब यह क्या है? एक्टिव वॉइस में है। क्या है? एक्टिव वॉइस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। अगर अगला फिर एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे सुजीत वाज taught Sujit was taught by English was taught by Sujit। अगर वही चीज हम लोग क्या करें कि बी की वो जो फॉर्म थी या बी की फॉर्म के बाद हम लोग ध्यान देना है, इसमें से कोई भी अगर आए और उसके बाद हमारा भी3 लगा हो तो हम लोग बी की प्लस भी3 को देखते ही समझ जाएंगे कि यह क्या है? पैसिव में है। जैसे यह क्या है? वाज है, इसका मतलब इसमें का है, यह क्या है? बी की फॉर्म की है। तो बी की फॉर्म के बाद हमारा भी3 आ ही गया, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस में हो जाएगा, अर्थात पैसिव वॉइस हम पहचान गए। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा कॉल्ड सीमा। राधा कॉल्ड सीमा। अब राधा सीमा को कॉल की। अब इसमें फिर हम ध्यान देंगे, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या? सेंट्रल आइडिया या डूअर कौन है? तो डूअर राधा है, तो इजीली हम समझ जाएंगे। और इसमें बी की फॉर्म के बाद कोई भी भी3 नहीं है। बी की फॉर्म के बाद क्या है? कोई भी भी3 नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगी। ठीक। फिर हम अगर इसको बनाएं, सीमा वाज कॉल्ड बाई राधा। अब इसमें आप लोग फिर ध्यान दीजिए, यह बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद हमारा क्या है? भी3 है, या बी है, और बी के फॉर्म के बाद क्या है? भी3 है, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगेगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके यह समझ में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आप लोग जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसका कम से कम 6-7 वीडियो आएगी, तो पूरा वॉइस हम क्लियर करवाएंगे। और भी जो चैप्टरें हैं इंग्लिश की वो भी क्लियर करवाई जाएगी। लेकिन डेली वीडियो तो हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी क्लास रहता है, तो इसीलिए 2 दिन 1 दिन के बाद हम वीडियो डाल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, और जो मैं आज बता दिया हूँ उसको रिवाइज करके आइएगा। तब जाके एक एक कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पूरे के पूरे वॉइस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और पूरे एक भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस सेशन को अटेंड करते हैं, पूरा देखते हैं इस वीडियो को, तो आपसे कोई भी वॉइस का
चाहे वह किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सवाल पूछा जाता हो, बॉयज का आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।